पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि फंक्शन एक स्टेटमेंट का ब्लॉक या समूह होता है। हर एक प्रोग्राम में एक ना एक फंक्शन तो होता ही है। जैसे कि आपने जितने भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखे हैं उसमें एक मेन फंक्शन होता था। सो जब भी हमें फंक्शन की जरूरत होती है हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन की पहचान क्या है कि फंक्शन के नाम के बाद दो पैरेंथेसिस होते हैं जिसे हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। और जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन को हम फंक्शन के नाम के बाद दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन को लिखते हैं। फंक्शन के फायदे क्या हैं, क्यों हम सी प्लस प्लस में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन यूज करते हैं। पहला कि फंक्शन में लिखा हुआ कोड हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता। जब भी हमें उस कोड को रन करना होता है हम सिर्फ फंक्शन को ही कॉल कर देते हैं। फंक्शन प्रोग्रामर का यानी कि हमारा आपका समय और प्रोग्राम का स्पेस दोनों चीजें बचाता है। हम अपने किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम में कहीं पे एरर आ जाए और हमें पता हो कि वो किस फंक्शन में एरर आ रहा है तो उसे सॉल्व करना ज्यादा इजी है। अगर मैं फंक्शन नहीं यूज करता और फिर प्रोग्राम में एरर आ जाए तो उसमें मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। तो मुझे जहां भी जरूरत होगी फंक्शन को मैं वहां पे फंक्शन को बार बार कॉल कर सकता हूँ। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनबिल्ट जिसे प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन पहले से बने हुए होते हैं, हमें इन्हें नहीं बनाना पड़ता, इनकी डेफिनेशन खुद नहीं लिखनी पड़ती, बस हमें इन्हें कॉल करना होता है। जैसे गेट लाइन एक फंक्शन होता है जिसे हम सिर्फ कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हमें इनकी हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है। दूसरी तरह के फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिन्हें हमें खुद बनाना पड़ता है मतलब हमें उसकी डेफिनेशन खुद लिखनी पड़ती है। हमें बताना पड़ता है कि हम क्या काम करना चाहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। तो हम आज डिस्कस करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में तीन मेन चीज होती हैं। पहली फंक्शन की डेक्लेरेशन, दूसरी फंक्शन की कॉलिंग, तीसरी फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेक्लेरेशन क्या है, जैसे आपने कोई भी बिल्डिंग या अपना घर बनवाना था तो पहले आपने उसका नक्शा बनवाया था, तो जिससे आपको आराम से पता लग जाता है कि आपने घर के नक्शे में यहाँ पर एक कमरा होगा, उस कमरे का इतना साइज होगा, यहाँ पे एक रसोई होगी, यहाँ पे एक वॉशरूम होगा और उसका साइज इतने बाय इतने का। सिमिलरली हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हम जो फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम क्या है, उसमें किस तरह के हम डाटा को पास करें और वो फंक्शन हमें क्या रिटर्न करे। दूसरी चीज होती है फंक्शन कॉलिंग। जब हमें फंक्शन रन करना होता है तो उससे पहले हमें फंक्शन को कॉल करना, मतलब कि अगर मुझे किसी का मोबाइल यूज करना है तो जब तक मैं उसे कहूंगा नहीं कि मुझे अपना मोबाइल दे दो तब तक उसे कैसे पता लगेगा कि मैं उसका मोबाइल यूज करना चाहता हूँ। सिमिलरली हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि मैं फंक्शन रन करना चाहता हूं तो मुझे फंक्शन को कॉल करना। तो जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो फंक्शन का नाम और उसके आर्गुमेंट्स में पास कर और सेमीकोलन लगा। तीसरी चीज होती है फंक्शन डेफिनेशन, जिसमें हम कंपाइलर को बताते हैं कि हम क्या फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को दो नंबर्स का सम करना है, मतलब मुझे ऐड करना है दो नंबर्स को, तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, मतलब मैं ऐसा कोड लिखूंगा जो मेरे दो नंबर्स को ऐड करे। सिमिलरली अगर मुझे आपकी 10th क्लास की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, 10th क्लास के मार्क्स की, तो मैं अपना फंक्शन क्या बनाऊंगा कि वो आपके मार्क्स के परसेंटेज कैलकुलेट करे। तो इन सब चीजों को करने के लिए जो मैं कोड लिखूंगा वो मैं कहाँ लिखूंगा, फंक्शन की डेफिनेशन। सबसे पहले फंक्शन की डेक्लेरेशन होती है, उसका सिंटैक्स क्या है। जब भी हमें फंक्शन यूज करना होता है तो हमें उससे पहले डिक्लेयर करना है, और डेक्लेरेशन आप मेन से पहले करोगे, मेन के प्रोग्राम लिखने से पहले आप फंक्शन की डेक्लेरेशन करोगे। जब भी आप फंक्शन की डेक्लेरेशन करोगे तो उसमें आप क्या लिखोगे, रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में जिसे पैरेंथेसिस बोलते हैं उसमें आप उसके पैरामीटर्स लिखोगे। रिटर्न टाइप मतलब कि फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा।
अगर मैं दो नंबर्स के सम का फंक्शन बना रहा हूँ, दो नंबर को जमा करने का फंक्शन बना रहा हूँ, तो मुझे वो क्या रिटर्न करेगा, एक नंबर जो कि उन दो नंबर के टोटल के इक्वल हो। तो अगर मैं दो इंटीजर्स का सम करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न करेगा फंक्शन, एक इंटीजर। तो इंटीजर क्या होगी फंक्शन की रिटर्न टाइप। अगर फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, अगर फंक्शन आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, आप फंक्शन में ही सारा काम कर रहे हो और फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे, तो फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, वॉइड, VOID। उसके बाद फंक्शन का नाम मीनिंगफुल आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अगर मुझे जमा करनी है तो मैं ऐड, सम या फंक्शन वन, कुछ भी मीनिंगफुल नाम दे सकता हूँ। उसके कुछ कन्वेंशंस, रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए फंक्शन के नाम देते हुए, जो हम वेरिएबल्स के नाम देते हुए भी कुछ फॉलो करते हैं। फिर पैरामीटर्स, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है या जमा करना है, तो मैं क्या करूंगा, दो नंबर्स पास करूंगा फंक्शन में। अगर मुझे आपके रोल नंबर्स का सम करना है, तो मुझे पता है आपका रोल नंबर एक इंटीजर नंबर होगा। लेकिन अगर मुझे आपके 10th की परसेंटेज का सम करना है, तो मुझे पता है 10th की परसेंटेज आपकी फ्लोट होगी, मतलब उसमें पॉइंट्स के बाद भी कुछ वैल्यू। तो फंक्शन की डेक्लेरेशन में मैं ये बताऊंगा कि मैं दो इंटीजर्स को ऐड करना चाहता हूँ या दो फ्लोट नंबर को ऐड करना चाहता हूँ या एक इंटीजर एक फ्लोट को ऐड करना चाहता हूँ। तो जो काम मैं करना चाहता हूँ उसकी जो डाटा टाइप होगी वो मुझे फंक्शन के पैरामीटर्स में बतानी पड़ेगी। फिर फंक्शन कॉलिंग, मान लो मेन प्रोग्राम में मैंने दो नंबर्स इनपुट करवा लिए, ए और बी। अब मैं चाहता हूं कि मैं फंक्शन को वो ए और बी नंबर पास कर दूं और फंक्शन को कॉल करूं। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा। जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो आपका फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नाम, उसके अंदर दो पैरामीटर्स, अगर आप दो नंबर्स का सम कर रहे हो तो दो पैरामीटर्स, तीन का कर रहे हो तो तीन पैरामीटर्स, आप कितने भी पैरामीटर फंक्शन में पास कर सकते हो। तो जो मैं पैरामीटर मेन प्रोग्राम से पास करूंगा उन्हें आप क्या बोलते हो, एक्चुअल पैरामीटर्स। जैसे मान लो मैंने ए की वैल्यू इनपुट करवाई 10, बी की वैल्यू इनपुट करवाई 20, तो मैं 10 और 20 मतलब ए और बी पास करूंगा जिसकी वैल्यू क्या है 10 और 20। तो ये 10 और 20 क्या होगी आपकी एक्चुअल पैरामीटर। तो कैसे पास करोगे आप फंक्शन में कॉल करते हुए, फंक्शन का नाम, अगर आपने जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है ऐड फंक्शन का नाम है और उसमें ए और बी दो पैरामीटर्स आपने पास किए, तो ये क्या है आपकी फंक्शन कॉलिंग। क्लियर, पहले फंक्शन डिक्लेरेशन थी, फिर कॉलिंग, तीसरी है फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि आप जो एक्चुअल में काम करना चाहते हो वही आप फंक्शन डेफिनेशन में लिखते हो। इसका सिंटैक्स क्या है, वही जैसे आपने डेक्लेरेशन में लिखा था रिटर्न टाइप, पहले रिटर्न टाइप लिखोगे, जो डेक्लेरेशन में लिखी थी वही सेम होनी चाहिए। इंटीजर है तो इंटीजर यानी कि इंट, फ्लोट है तो फ्लोट, कुछ और है तो कुछ और, वॉइड है तो वॉइड। उसके बाद सेम फंक्शन का नाम जो कि आपने डेक्लेरेशन में लिखा था, उतने ही पैरामीटर्स जितने आपने डेक्लेरेशन में लिखे थे। फिर फंक्शन की बॉडी, बॉडी मतलब यहाँ पे आप एक दो चार जितनी भी स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर लिख सकते हो, जो भी आप स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल करते हैं फंक्शन का जिससे आपको क्लियर हो जाएगा फंक्शन क्या। सबसे पहले आपने हेडर फाइल लिखी जो कि आप सी प्लस प्लस प्रोग्राम में लिखते ही हो। फिर आपने जो नेम स्पेस आप यूज कर रहे हो, हम स्टैंडर्ड एसटीडी नेम स्पेस यूज करते हैं, तो वो लिखा हमने। ये मैंने क्या लिखा है, फंक्शन की डेक्लेरेशन, इंट ऐड, जिसमें आपने लिखा इंट ए इंट बी। इंट क्या हो गया फंक्शन की रिटर्न टाइप, ऐड क्या हो गया फंक्शन का नाम, इंट ए और इंट बी क्या हो गया फंक्शन के पैरामीटर्स। दो पैरामीटर्स आप इंटीजर टाइप के पास करो। ये आपने कमेंट में लिख दिया फंक्शन डेक्लेरेशन विद आर्गुमेंट, ये एक ही कमेंट है, फंक्शन डेक्लेरेशन विद आर्गुमेंट। आप मेन में गए, मेन में आपने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, ए बी और सी। ए और बी की वैल्यू आपने यूजर से पूछी, सी आउट और सी इन से। सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, ए और बी की वैल्यू एंटर करो। आप दो वैल्यूज एंटर करोगे, वो किस में स्टोर हो जाएंगी, ए और बी। कौन सा ऑब्जेक्ट आपने यूज किया, सी इन। ये आपने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया। कौन से फंक्शन को, ऐड फंक्शन को। किन पैरामीटर से, ए और बी पैरामीटर से। जब ये फंक्शन कॉल होगा आपका कंट्रोल यहां जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन पे। ए की वैल्यू किस में कॉपी होगी, पहले एक्स में, बी की वैल्यू किस में कॉपी होगी, वाई। तो ए की जो टाइप है इंटीजर वही एक्स की टाइप है, जो बी की टाइप है वही वाई। तो अगर आपने ए की वैल्यू सपोज 10 दी थी, बी की 20, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 10, वाई की वैल्यू क्या होगी 20।
आपने एक और वेरिएबल लिया z फंक्शन के अंदर, ये वेरिएबल लोकल है फंक्शन के लिए, इसको आप मेन के अंदर यूज नहीं कर सकते। आपने सम किया दो नंबर्स का 10 और 20, वो किस में स्टोर करवा दिया, z में, यानी कि z में क्या आ गया 30। अब इस फंक्शन ने इंटीजर रिटर्न टाइप है इस फंक्शन की, तो आप इस फंक्शन से इंटीजर रिटर्न करोगे, यानी कि आपने इसको 30 रिटर्न किया, इस फंक्शन से 30 रिटर्न किया। किसको रिटर्न किया, जिसने इसे कॉल किया था। इसको किसने कॉल किया था, यहाँ पे मेन फंक्शन। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न हुई यानी कि 30, वो यहाँ पे कहाँ पे स्टोर हो गई, सी में। तो आपने उसके बाद प्रिंट करा दिया एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी, सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 30, अगर आप 10 और 20 पास करो। अगर इस फंक्शन में आप इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे सीधा प्रिंट करवा सकते थे सम ऑफ ए एंड बी इज z, या सम ऑफ x एंड y इज z। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाता 30। तो ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न ना करता, उस केस में यहाँ पे आप क्या लिखते, इंट की जगह void, void, यानी कि फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं। ये आपको आउटपुट का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, आपने दो नंबर एंटर किए 12 और 34, सम क्या प्रिंट हो गया 46। ठीक है। नेक्स्ट एरे, क्योंकि अब आपने फंक्शन में यहाँ पे तो क्या पास किया था, एक सिंपल वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल। आप एक एरे भी फंक्शन में पास कर सकते हो। तो पहले आपको पता होना चाहिए एरे होता क्या है। एरे क्या है, एक ऐसा डाटा टाइप जिसमें आप सेम डाटा टाइप का समूह या ग्रुप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिक्लेयर किया इंट मार्क्स 10, तो इंट क्या हो गया, एरे की डाटा टाइप, मार्क्स क्या हो गया, एरे का नाम, एरे का साइज कितना हो गया 10। पता कैसे लगेगा ये एरे है, जिसके नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, इसका मतलब वो क्या है, एक एरे। अगर आप 10 ना लिखते, ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, ना 10 लगाते लिखते, तो क्या बन जाता है इंट मार्क्स, तो ये एक वेरिएबल बन जाता। अगर आपको अपनी क्लास के 10 बच्चों के नंबर लेने हैं, मार्क्स लेने हैं, तो आप या तो 10 अलग अलग वेरिएबल लो, लेकिन अगर 100 बच्चों के लेने हैं तो 100 वेरिएबल लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा प्रोग्राम आपका, आपका स्पेस बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर कर दिया जिसका साइज आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो, 10 20 30 जितना मर्जी। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्क्स सारे इंटीजर टाइप के होने चाहिए या सारे फ्लोट टाइप के होने चाहिए। तो अगर सारे इंटीजर टाइप के हैं तो एरे की डाटा टाइप क्या बन गई, इंट। अगर सारे फ्लोट टाइप के होंगे तो एरे की डाटा टाइप क्या बन जाएगी, फ्लोट। तो ये आपने एक एरे डिक्लेयर किया है। अब कैसे आप एरे को डिक्लेयर करके प्रिंट या इनपुट करवा सकते हो यूजर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मेन प्रोग्राम में आए, आपने 5 के साइज का एरे डिक्लेयर किया। आप क्या कर रहे हो, अपनी 10th के 5 सब्जेक्ट के नंबर इनपुट करवा रहे हो और उन पांचों का टोटल कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपने लिखा सी आउट एंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो आप किन्हीं 5 बच्चों के नंबर इनपुट करवा रहे हो। तो आपने i इज इक्वल टू 0 से 5 तक लूप चलाया, मतलब 5 बार लूप चलेगा, 0 1 2 3 4 के लिए। पहली वैल्यू एरे ऑफ 0 में स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू एरे ऑफ 1 में, तीसरी वैल्यू एरे ऑफ 2 में है, चौथी वैल्यू एरे ऑफ 3 में, पांचवी वैल्यू एरे ऑफ 4। तो 5 वैल्यू लगातार एक मेमोरी लोकेशन पे आपकी स्टोर हो जाएगी। फिर आपने उसका सम करने के लिए एक और लूप लगाया। टोटल की इनिशियली वैल्यू क्या थी 0, तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, तो टोटल में क्या ऐड हो जाएगा, एरे ऑफ 0, यानी कि पहला नंबर आपका टोटल में ऐड हो गया, 0 प्लस पहला नंबर। फिर दोबारा लूप चलेगा, दूसरा नंबर ऐड हो जाएगा जो सम आएगा उसमें, फिर दोबारा लूप चलेगा, तीसरा नंबर, फिर चौथा, फिर पांचवा, मतलब आपके पांचों नंबर ऐड हो गए और लास्ट में किस में स्टोर हो गए, टोटल में, और वो आपने वैल्यू प्रिंट कर दी। तो आपने देखा, आपने 5 मार्क्स का टोटल कर दिया, लेकिन एक ही वेरिएबल आपने लिया एरे, जिसका साइज कितना था 5। आप साइज को जितना मर्जी चाहो ले सकते, लेकिन जितनी जरूरत हो उतना ही साइज आपको एरे का लेना चाहिए। ये आपने 5 स्टूडेंट्स के नाम मार्क्स इनपुट करवाए, 2 4 6 8 10, इन सब का टोटल किया जो कि 30 आ रहा है, तो टोटल मार्क्स क्या प्रिंट हो गया 30। ये मैंने आउटपुट का एक स्क्रीनशॉट लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट, अब एरे को फंक्शन में कैसे पास करते हैं, सेम वैसे ही पास करते हैं एरे को फंक्शन में जैसे वेरिएबल करते हैं। जब आपने वेरिएबल पास करना था फंक्शन में, तो आपने फंक्शन डेक्लेरेशन में क्या लिखा था, इंट ए। अब आप फंक्शन डेक्लेरेशन में क्या लिखोगे, एरे ए, मतलब एरे का सिंबल क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप बताओगे कि आप एरे पास कर। तो जब आपने फंक्शन कॉल किया था वहां पे क्या लिखा था, सिंपली ए,
अब आप क्या लिखोगे, एरे विद साइज, क्योंकि अब आप एरे पास कर रहे हो। ठीक है, तो सेम वही रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, एरे टाइप, एरे का नाम विद साइज। तो अगर इंट है इंट, फ्लोट है फ्लोट, एरे का नाम जो भी होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या पास कर दोगे स्क्वायर ब्रैकेट में, साइज, उसके बाद जो भी फंक्शन की बॉडी। ये एग्जांपल हो गया बच्चों। ये वर्ड डिस्प्ले इंट मार्क्स 5, तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप होगी। अब मैंने यहाँ पे इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है, तो जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट में साइज आ जाएगा वो क्या हो गया, एरे। तो इसका मतलब आपने एक एरे पास करना है फंक्शन में जिसका नाम मार्क्स है, जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, साइज उसका 5 है। मेन में आए, आपने एरे डिक्लेयर किया और वहीं पे उसे इनिशियलाइज कर दिया। आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे सी आउट और सी इन करके वैल्यू यूजर से पूछी है। इसमें आप यूजर से वैल्यू पूछ रहे हो, इसमें आप स्टैटिक वैल्यूज दे रहे हो, 88, 76, 90, 61, 69। सपोज आपने अपनी 10th क्लास के 5 नंबर इसमें इनपुट कर दिए, तो पहला नंबर मार्क्स 0 में, दूसरा मार्क्स 1 में, मार्क्स 2 में, तीसरा मार्क्स 4 में, मार्क्स 3 में, चौथा मार्क्स 4 में, पांचवा। ये आपने क्या कॉल किया, फंक्शन कॉल किया। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फंक्शन का नाम, उसके बाद एरे का नाम, मार्क्स ऊपर एरे डिक्लेयर कर चुके हो यहाँ पे, तो कंपाइलर को पता लग जाएगा अब आप एरे पास करो। जब आप एरे पास करोगे तो डेफिनेशन में भी आपको एक एरे ही लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल ए पास कर रहे थे तो यहाँ पे इंट एक्स लिख रहे थे, बी पास कर रहे थे तो इंट वाई लिख रहे थे। अब यहाँ पे आप एरे पास कर रहे हो तो इंट, आपने एक एरे लिया एम जिसका साइज सेम है 5, जितना कि यहाँ पे जो साइज आपने पास किया, तो ये वाला एरे यहाँ पे आपने पास किया मार्क्स वाला। एम ऑफ 5 मतलब मार्क्स 0 वाली वैल्यू किसमें कॉपी होगी, मार्क्स 1 में, मार्क्स 0 में, सॉरी एम 0 में। मार्क्स 1 वाली किसमें कॉपी होगी, एम 1 में। मार्क्स 2 वाली किसमें होगी, एम 2 में, और सो ऑन। तो आपने ये पूरा का एरे इसमें पास किया और पूरा एरे यहाँ पे M5 में कॉपी हो। तो अब आप यहाँ पे डिस्प्ले मार्क्स कॉल कर रहे हो, मतलब डिस्प्ले मार्क्स कर रहे हो, नॉट कॉल कर रहे हो, डिस्प्ले मार्क्स कर रहे हो। यहाँ पे अपने फंक्शन कॉल किया हुआ है, यहाँ पे आए 5 स्टूडेंट के मार्क्स आपके यहाँ पे प्रिंट हो गए। एम ऑफ आई मीन पहले एम ऑफ 0, एम ऑफ 1, एम ऑफ 2, एम ऑफ 3, एम ऑफ 4, यानी कि 5 मार्क्स आपके प्रिंट हो गए। तो जो भी नंबर थे 88 था वो क्या बन गया, स्टूडेंट 1। 1 क्यों बन गया, क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी, 0 + 1, तो स्टूडेंट 1 के मार्क्स क्या डिस्प्ले हो गए, 88, 2 के 76, 3 के 90, 4 के 61, 5 के 60। तो ऐसे आप एक एरे फंक्शन में पास कर सकते हो, जैसे कि आपने एक सिंपल वेरिएबल पास किया था। सिर्फ एरे के नाम के साथ आपको साइज लिखना पड़ेगा, और जब यहाँ पे वैल्यू रिसीव करोगे तब भी आपको एरे के नाम के साथ साइज लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ लें। थैंक यू।